लोग बात करेंगे आज के संपादकियों की, आज के एडिटोरियल्स के। क्या महत्वपूर्ण संपादकीय हैं किन किन न्यूज़पेपर्स में। पिछले 4-5 दिन ही मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ था और गले में बिल्कुल आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए। तो ये हम जब डिस्कस करेंगे किसी भी चूँकि ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी था, खासतौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं किसी भी मेंस एग्जाम को लिखने के लिए, उनके लिए मटेरियल की बड़ी समस्या होती है। और इवन मैंने भी इसको महसूस किया था जब मैं, तो और भी बहुत से छात्रों ने इस बात को मुझसे किया। तो इसलिए हम मेंस ओरिएंटेड और ऐसे महत्वपूर्ण संपादकीय आपके लिए लिख कर आते हैं जो कि आपके मेंस की आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकेंगे। और हम लोग देखते हैं कि किस में क्या कितनी बेहतर आपके लिए किस में क्या क्या न्यूज़पेपर्स आपसे मिलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो बिजनेस स्टैंडर्ड में आज कोई खास आर्टिकल है नहीं आपका, तो उस पर हम लोग नहीं देखेंगे। नव भारत टाइम्स में भी हमने देखा युद्धपोत वाली बात उन्होंने की, बाकी हथियारों का आंकड़ा जरूर दिया है। इस आंकड़े को हम लोग बाद में एक बार, हाँ आंकड़ा है ये, आंकड़ा आप जरूर लिख लीजिए। मेंस में आप जब आईआर का और जब जिसका ऐसे में कहीं लिखेंगे तो उसमें काम आएगा। तो इस आंकड़े को एक मिनट देख सकते हैं, हथियारों के पीछे इतनी पागल क्यों है दुनिया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सिप्री की रिपोर्ट आई है तो उसके हिसाब से सर्वाधिक जो खर्च कर रहा है वो खर्च कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है, उसके बाद चाइना कर रहा है, भारत कर रहा है। ये देखिए सिप्री रिपोर्ट में 801 बिलियन डॉलर अमेरिका का खर्च है उस पर, रक्षा पर या सेना के बजट पर, डिफेंस के बजट पर। उसके बाद चाइना का है 293 बिलियन डॉलर। फिर इंडिया थर्ड रैंक पे है 76.6 बिलियन डॉलर, 68.4 पर ब्रिटेन है। और जो टॉप 100 कंपनी इन्होंने दी है निर्यात करने में, नंबर 1 पर है यूएसए की लॉकहीड मार्टिन यूएस की, दूसरी रेवयाद टेक्नोलॉजी यूएस की, बोइंग, मतलब टॉप 3 कंपनियां जो हथियारों की निर्यात में वो यूएस की हैं। बड़ी बात यह है कि टॉप 100 में इस वर्ष 2 भारतीय कंपनियां भी शामिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है आपके लिए, किसी भी पीटी और मेंस के लिए भी। तो भारत में जो 2 कंपनियां हैं वो 42वें नंबर पर आपको कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल है, और 63 नंबर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 2 कंपनियां हैं भारत में, है ना। और निर्यात की अगर बात करें तो इंटरनेशनल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.2% है, लेकिन आज भी भारत दुनिया में 25 देशों को हथियार दे रहा है और हम 23वें स्थान पर आ गए। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। और दुनिया में सर्वाधिक हथियार अभी हम खरीदते भी हैं, 11% हथियार हम खरीदते हैं पूरे विश्व से, है ना। तो ये भी आप याद रखें। और हथियार बेचने में जो सर्वाधिक हिस्सेदारी 77% 5 देशों की है, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी की, है ना। तो ये आप याद रखें। तो 6 रूस की कंपनियां अपनी सिपरी की लिस्ट में शामिल है ना। और बड़ी बात है कि ताइवान की भी एक कंपनी सिपरी की लिस्ट में शामिल हुई, 2 भारतीय कंपनियां शामिल हुई, ताइवान की भी पहली बार लिस्ट में एक ताइवानी कंपनी भी शामिल, चीन की 8 कंपनियां शामिल हैं, है ना। ये आप याद रखेंगे, कभी कभी आपके मेंस में आंकड़े के हिसाब से बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है। सिपरी जो टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज की रिपोर्ट थी। खैर अब हम आगे देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले आंकड़े देखेंगे तो हम बात करेंगे एक, देखिए चीन से जो लेख है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चीन पे हमें देखना है कि क्या है। और लगातार आप, है ना, तो चीन से आयात घटने का जो मामला है नहीं कम हो रहा है, उसकी बात करेंगे। और एक ये जैव विविधता की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो चीन का आपका है। तो आइए देखते हैं चीन से जो हमारा आयात है लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा व्यापार घाटा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और चीन से जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल लगातार होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। इस बीच चाइना ने भी त्वांग, आप जानते हैं अरुणाचल के पास, वहाँ पर मुद्दा में चर्चा में रहा, सीमा पर झड़प भी हुई। तो इन सब बातों से हम बात करते हैं कि चीन से आयात की स्थिति क्या है। और हमारे लिए आप जानते हैं चीन एवरग्रीन टॉपिक रहता है मेंस में। तो जीएस पेपर सेकंड और थर्ड में भी, दोनों में काम आ सकता है, आईआर में भी काम आएगा आपके, और आपका अगर इकोनॉमी में भी आएगा तो वहाँ पर भी हम इसको लेकर देखेंगे। तो कब थमेगा चीन से आयात का सिलसिला, क्या है कि चीन से हम कैसे आयात को कम करें और क्या नहीं, वो इन सब मुद्दे पर हम लोग इस संपादकीय में बात करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम देखें तो वर्ष 2021 की अगर हम रिसेंटली बात करें तो लगातार हमारा जो आयात बिल है वो बढ़ता जा रहा है चीन से। ये बात यहाँ पर की जा रही है कि चीन से आयात जहाँ 2021 के पहले 9 महीने मात्र में 68.46 अरब डॉलर था, वही अभी 2022 के पहले 9 महीने में बढ़कर लगभग 89.66 अरब डॉलर हो गया। मतलब ये मान के चले 2021 में चीन से हमने लगभग 97.5 अरब डॉलर याद, अभी हमारा जो चीन से व्यापार है लगभग 125 अरब डॉलर का है, जिसमें
लगभग 97.5 अरब डॉलर का हमने आयात किया। निर्यात बहुत कम करते हैं और ये लगभग इस वर्ष 125 अरब डॉलर के आसपास को भी क्रॉस कर जाने की उम्मीद है। तो मतलब हम व्यापार घाटा भी, और इस वर्ष हमारा व्यापार घाटा भी लगभग 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच सकता है। ये मान के चलिए कि जो व्यापार घाटा चीन से हमारा लगभग 100 अरब डॉलर का पहुंच जाएगा। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो अगर आप आंकड़े में आप लिखेंगे कि लगभग हमारा जो व्यापार घाटा है वो कितना जा सकता है इस बार, 100 अरब डॉलर का। अभी कितना है वो आप देख लेंगे, वो मैंने बता दिया आंकड़े कितना कितना है। तो अब आंकड़ों से ज़्यादा बेहतर हमें ये आंकड़े 2-3 जरूर लिखने होते हैं आपको मेंस में, ताकि आपके आंसर राइटिंग बेहतर हो जाए। अब हम देखेंगे कि क्या हम इन आंकड़ों के हिसाब से इन आयात को हम कम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम कम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार कोई उपाय नहीं कर रही, सरकार ने उपाय किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान सरकार ने चलाया और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमने 14 ऐसे सेक्टर चिन्हित किए जहां पर चीन की बड़ी भारतीय व्यापार में सेंधमारी है। लाइक 14 सेक्टर कौन कौन से थे जहां पर हमने चिन्हित किया? इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, थोक दवाएं, खाद्य उत्पाद, एसी, एलईडी, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो उपकरण, वस्त्र उत्पाद, विशेष स्टील, ड्रोन आदि सेक्टर थे जहां पर हमने, इसके बाद इसमें हमने सेमीकंडक्टर को भी ऐड कर दिया, जो पिछले 20 वर्षों से चीन के बढ़ते आयात के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए थे। तो इसके लिए विभिन्न उपाय। अब लेकिन चीन से आयात क्यों बढ़ा? उसका बेसिक रीजन ये है कि चीन से आयात बढ़ने का कारण आत्मनिर्भर भारत भी हम चला रहे हैं। इधर हमने सरकार ने PLI स्कीम भी लॉन्च की हुई है और भी अन्य हमने पैकेजेस भी दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी चीनी आयात बढ़ता ही जा रहा है। चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उसके कलपुर्जों और मध्यवर्ती वस्तुओं में आयात में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि सरकारी तर्क है, चूंकि चीन से आने वाले आयात अधिकांश क्या होते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जो अन्य उत्पादों को जनरेट करती है। मतलब सीधे डायरेक्टली हमारे जैसे कार नहीं है या हमारा मोबाइल्स नहीं है, उसमें यूज़ होने वाले कलपुर्जे, जैसे लाइक आप जानते हैं अगर हम मोबाइल्स के कलपुर्जे अधिकांश हम चाइना से मंगाते हैं, या ऑटोमोबाइल्स के कलपुर्जे, या अभी हम बात करें जैसे हम मेडिसिन इंडस्ट्री है तो उसमें मेडिसिन को बनाने के लिए जो API चाहिए, अभी हम उससे बात कर लेंगे। तो ये भी तर्क किया था कि देश में चीनी मध्यवर्ती वस्तु आयात का मूल्य संवर्धन, अब उसको मंगाते हैं, उससे फिर हम यहाँ पर बेनिफिट लेते हैं, ऐसा हम बताते हैं, क्योंकि उसको हम बनाते हैं, उससे कंपोनेंट्स को फिर हम उसको बेचते हैं। पर चूंकि चीन से मध्यवर्ती वस्तुएं सस्ते दामों पर आती हैं और इसीलिए उत्पादन लागत भी कम हो जाती है। तो इस तरह के आधार पर जो कुछ एक लॉबी है भारत में भूमंडलीकरण के समर्थक, वो इस बात को कहती है कि चीन से जो हमारा व्यापार हो रहा है, जो चीन से हम आयात कर रहे हैं वो गलत नहीं हो रहा है, और वो इन्हें बढ़ावा देने की बात भी करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? तो और इसके बावजूद भी चीनी आयात लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि चीन के जबकि विरोध भी हो रहा है कि चीनी सामान का हम विरोध भी कर रहे हैं, बट आयात कंटिन्यू बढ़ा है, क्योंकि चीन से आने वाली वस्तुओं का बड़ा हिस्सा तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का नहीं, सीधे कंज्यूमर गुड्स का नहीं है, वो उस कंज्यूमर गुड्स को प्रिपेयर करने में यूज होने वाली मशीनरी है, मशीनरी रसायन का। अब क्या होगा? जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए, चीन क्या कर रहा है? बड़ी मात्रा में डंपिंग करता है भारत में। डंपिंग आप जानते हैं, अनुचित हरकतें अपना रहा है। अब जैसे API है, आप ये जानते हैं API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इस पर अलग से एक बार आया है और आपने लिखा भी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी API, यानी कि जो मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आज से 20 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ API थी, तो अब 20 वर्ष पहले API आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हम स्वयं कर लेते थे, 90% भारत से होती थी। बट चाइना और अन्य देशों की डंपिंग के कारण आज ये स्थिति आ गई है कि API उद्योग नष्ट हुआ और आज इसकी 90% आपूर्ति हमें आयात से करनी पड़ती है। उस 90% में लगभग 80 से 85% हिस्सा चाइना का होता है, और हमारे दवा उद्योग को इतनी बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता। आप सोचिए ना, भारत के दवा उद्योग के लिए और ना हमारी सेहत के लिए ठीक है। एक बहुत बड़ा खतरा है, कभी वो झटके में वो दाम बढ़ा सकता है, कभी भी वो रोक सकता है। अभी कोरोना काल में भी ऐसा स्थिति देखने को मिली थी, या अन्य चीज़ों में। तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, नागरिकों की प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो हमारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी संकल्पना में संकट आ सकता है। लोगों के जैसे आयुष्मान स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे सरकार को अन्य उपाय भी अपनाने पड़ेंगे, हमें भी अपना, ताकि आयात फिर से अधिक ना बने और API उद्योग नष्ट होने से बचे। अब
यहाँ सिर्फ मुद्दा हम सिर्फ चीन के आयात प्रभाव का ही नहीं है। देश में बड़ी मात्रा में चीन से आयात विभिन्न आसियान देशों के माध्यम से बाहर। चाइना के अगर डायरेक्ट भी भेजता है, उसके अलावा चाइना से होते हुए आसियान, आसियान से होते हुए इंडिया आता है। क्योंकि आसियान से हमारा बहुत सी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, तो इसलिए अब इससे क्या होता है कि मुक्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत शून्य आयात शुल्क पर अधिकांश आयात होता है। और मूल देश की शर्त लगाते हुए जब चीनी आयात को रोका गया, तो चीन की कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां आसियान में भी स्थापित कर दी। जैसे हमने कहा कि आप जो हमें स्वर्ण मूल्य का आयात देंगे आसियान से कहा, तो उन्होंने चाइना ने आसियान में फैक्ट्री लगा दी, अब वहां से आ रहा है। तो भारत में इसके सालों कई विदेशी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां भी कल पूर्जे विदेश से मंगाती हैं। तो भारत ने मोबाइल फोन पर आयात शुल्क बढ़ाया, तो कई विदेशी कंपनियों ने भारत में इसका विनिर्माण प्रारंभ कर दिया। लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल्स या मोबाइल्स के कल पुर्जे चीन समेत अन्य देशों से आ रहे हैं, सर्वाधिक चीनी से आते हैं। कपड़ा उद्योग भारत का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बट उसमें भी जो आधुनिक कपड़ा उद्योग में विकास देखने को मिला है, लेकिन इसके लिए प्रधान एवं कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता भारत है, परंतु दुर्भाग्य से इसमें भी बड़ी मात्रा में आयात होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, चीन से कपड़ा आयात 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 46.2% अधिक बढ़ गया, जिससे कपड़ा क्षेत्र की क्षमता का बहुत कम उपयोग हुआ। पिछले एक वर्ष में चीन से आने वाले अधिकांश प्रकार के आयात, चाहे वो रसायन हो, प्लास्टिक का सामान हो, वस्त्र हो, मशीनरी हो, पहले से ज़्यादा बढ़ गए। सरकार की PLI स्कीम भी है इन उद्योगों को पुनर्जीवित करना है, उसके बावजूद भी चीन से प्रतिस्पर्धा ना कर पाने के कारण नष्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये कहते हैं उपाय के रूप में कि हमें आयात पर भारी मात्रा में शुल्क लगाना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर अमेरिका का, कि अमेरिका में सीखा जा सकता है कि 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि चीन से आने वाली सेवाओं और वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। कुल मिलाकर चीन से आने वाला जो उनके यहाँ व्यापार था, वो 250 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया, 25% कर दिया 2018 में। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2017 में इन वस्तुओं में कुल आयात में 231.7 अरब डॉलर के थे, और जैसे ही शुल्क बढ़ाया 2021 तक आते आते घटकर 147.5 अरब डॉलर का रह गया। मतलब 231 डॉलर से 147.5 डॉलर पहुंच गए। कितना कम हुआ, जबकि 25% पर। इसी तरह भारत भी आयात शुल्क बढ़ाकर चीन से आने वाले आयातों पर अंकुश लगा दे, तो उसके दो लाभ होंगे। एक तो व्यापार घाटा हमारा कम होगा, दूसरा विदेशी मुद्रा पर बोझ भी घटाया जा सकेगा, और इन उद्योगों को देश में बढ़ावा मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग GDP में वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार निर्माण में सहायता भी मिलेगी। अब यहाँ पर यह भी अब जानना जरूरी है कि भारत WTO का मेंबर है, उसमें कुछ शर्तें भी होती हैं कि भारत WTO का मेंबर होते हुए भी नियमों के तहत भी आयात शुल्क को बढ़ाकर 40% तक बढ़ा सकता है, जबकि आज हमारे अधिकांश आयात 0 से लेकर के 10% के बीच ही होते हैं। तो ऐसे में काफी गुंजाइश है कि हम आयात शुल्क को बढ़ा करके चीन से व्यापार जो हो रहा है, आयात का जो डंपिंग हो रही है, उसको कम कर सकते हैं। अब ये हमें देखना है कि हमें इसको तत्काल तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य आवश्यकताएं होती हैं, पर धीरे धीरे बढ़ा करके इसको हमें अपने उद्योगों को PLI स्कीम के तहत संवर्धन करके और आत्मनिर्भर भारत के तहत धीरे धीरे इसको कम करना पड़ेगा, ताकि चीन पर सेना के साथ साथ एक हम इकोनॉमिक बर्डन, एक आर्थिक कूटनीति भी चल सके। एक ये हम लोग देखेंगे, एक और है बढ़ती मानव आबादी घटती जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संबंध में अमर उजाला का है, ये भी ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो चूंकि GS पेपर 3rd में आपका बायोडाइवर्सिटी वाले में, पर्यावरण खंड में भी काम आपका आएगा, प्रौद्योगिकी वाले खंड में भी काम आप क्या है देख लेते हैं। विगत 5 दशकों में दुनिया में मानव आबादी का लगभग 2 गुना बढ़ गई। आप ये सब जानते हैं कि अभी हमारी आबादी लगभग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है दिन, मगर इतने ही समय में, मतलब 5 दशकों में दुनिया की मानव आबादी लगभग 2 गुने से अधिक बढ़ गई। लेकिन इतने ही समय में वन्य जीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, 69% गिरावट आई हुई। विश्व वन्य जीव कोष WWF की 2022 की रिपोर्ट में प्रकाशित ये तथ्य धरती पर पारिस्थितिकी तख्ता पलट जैसी घटना को दर्शा रहा है। विश्व वन्य जीव कोष की नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचर, सरीसृप और मछली सहित अनेक प्रजातियों की संख्या में 1970 और 2018 के मध्य भारी गिरावट देखी गई। भारत भी वन्य जीवों के उजड़ने से अछूता नहीं। वन्य जीव की आबादी में निरंतर अब कमी कारण क्या क्या है, तो सबसे बड़ा जो कारण है, 2 कारण दिए उन्होंने, एक तो मानव जनित घटनाएं, साथ साथ क्लाइमेट चेंज, मानव जनित और जलवायु परिवर्तन। बढ़ता तापमान पहले से ही बड़े पैमाने पर मृत्यु दर की घटनाओं को बढ़ा रहा है, साथ ही जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का प्राथमिक कारण बन रहा है।
जो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज से, उससे भी बड़ी मात्रा में प्रजातियां विलुप्त हो रही। साथ साथ जो मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से वन्य जीवों के नुकसान और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की वृद्धि की आशंका है। इस अवधि में भारत में ही अगर बात करें तो देश में मधुमक्खियों और मीठे पानी के कछुओं की 17 प्रजातियां की आबादी में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में ये पाया गया कि हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैव विविधता के क्षरण के मामले में देश के प्रमुख क्षेत्रों में से है, जहां तापमान में वृद्धि होने पर जैव विविधता के नुकसान बढ़ने की आशंका है। WWF इंडिया के महासचिव के अनुसार हाल ही में चीतों के स्थानांतरण जैसी परियोजना वन्य प्रजातियों के संरक्षण का अच्छा उदाहरण है। आप जानते हैं चीते हमने पालपुर कोनों में स्थानांतरित किए हैं साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर तथा एक सींग वाले राइनो और शेरों के संरक्षण जैसी सफलताएं देखी है। इन प्रजातियों के संरक्षण का उस आवास क्षेत्र पर रहने वाले अन्य सभी प्रजातियों पर प्रभाव पड़ता है। अब जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे वन्यजीव निरंतर घटती जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दबाव को झेल रहे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर निगरानी वाले वन्यजीव की आबादी 1970 और 2018 के बीच 94% गिरावट देखी गई। इसी अवधि में अफ्रीका में निगरानी आबादी में 66% की गिरावट आई। एशिया प्रशांत की आबादी में 55% गिरावट आई। WWF ने बताया कि मीठे पानी में रहने वाले जंतुओं की आबादी में सबसे अधिक गिरावट आई। 1970 और 2018 के बीच औसतन 83% गिरावट आई। IUCN रेड लिस्ट से पता चलता है कि साइकेड्स बीज पौधों का जो समूह होता है सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियां हैं, जबकि कोरल लीफ सबसे तेजी से घट रहे हैं। उसके बाद अब दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी में गिरावट का अब रीजन क्या है बात करें, इतना तो आपने आंकड़े लिखे। उसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनका विनाश कर रहे हैं। प्राकृतिक आवास विशेषकर वनों का क्षरण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है। हम स्कूल्स के लिए, हाईवेज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, डैम्स के लिए लगातार हम वनों का क्षरण और दोहन करते जा रहे हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों में पौधों और जंतुओं की आक्रामक प्रजातियों का आक्रमण हो रहा है। विदेशी पौधे वहां पर पहुंच रहे हैं, विदेशी जंतु पहुंच रहे हैं। अब जिससे क्या हो रहा है कि जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों में पौधे और जंतुओं के आक्रमण, जिससे क्या हो रहा है कि मूल वन्य जीवों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा है। जैसे भारत में देखिए गेहूं खेत में बड़ी मामा हो तो बर्बाद करके रखा है, यूकेलिप्टस आपने देखा, जिससे मूल वन्य जीवों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता। ऊपर से आक्रामक जंतुओं के शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है, उसपर से जलवायु परिवर्तन भी एक भस्मासुर बन गया है। तो प्रदूषण, पॉल्यूशन, जलवायु परिवर्तन और बीमारी वन्य जीव आबादों को घटाने वाले अन्य कारक है। और लगातार हम इकोनॉमिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते जा रहे हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, जो प्रकृति के लिए खतरा है। प्राकृतिक परिवेश, वन जीव जंतुओं जो मूल निवास थे उनमें से अधिकतर को हमने कृषि इंडस्ट्री में यूज कर लिया है। अधिकांश को कृषि भूमि, सड़कों के लिए, पर्यटन स्थलों के लिए, मानव आवासों के विकास हेतु अधिकृत कर लिया है। सबसे अनमोल संसाधन भूमि है और आर्थिक विकास उसके उपयोग पर केंद्रीभूत बन गया। अगर हम धरती के तापमान को, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में असमर्थ रहते हैं तो ये आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैव विविधता को बहुत अपूरणीय क्षति होगी। उदाहरण के लिए समुद्री जल के गर्म होने से लगभग 50% कोरल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। रिपोर्ट में भी तथ्य सामने आया है कि स्थलीय कृषि, जलीय कृषि और तटीय विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिवर्ष 0.13% की दर से मैंग्रोव की कटाई जारी है। अब जो कि मैंग्रोव अगर कटेंगे आपके तो फिर चक्रवात, तो तूफान और उस पर निवास करने वाले अनेक जीव जंतु और जो तटीय क्षरण है बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। अब इससे क्या होगा कि तूफान और तटीय कटाव जैसे प्राकृतिक कारणों के साथ साथ अतिदोहन और प्रदूषण से कई मैंग्रोव विनष्ट हो जाते हैं। मैंग्रोव जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास हैं। तटीय समुदाय की अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक आवश्यकताओं की पूर्ति मैंग्रोव से होती है। उदाहरण के लिए 1985 के बाद से सुंदरवन मैंग्रोव 137 किलोमीटर का हिस्सा नष्ट हो गया। क्या बढ़िया मतलब हम लोग कर रहे हैं, अब इसको क्या कह सकते हैं। तो ये आंकड़े जरूर हमें अच्छे लगते हैं पढ़ने में, बट ये देश के लिए कितना निगेटिव है, पूरे विश्व के लिए कितना नकारात्मक हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। जिससे यहाँ रहने वाले 1 करोड़ लोगों में से कई के लिए भूमि और परिस्थिति सेवाएं कम हो गई। स्वच्छ और निर्मल धाराएं जीव जंतुओं के आवास का प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन केवल 37% नदियां ही बची हैं जो 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। सोच के देखिए भारत में, और मुक्त बहती है। भारत में शेष नदियां मुक्त प्रवाह की अवस्था में नहीं, मतलब केवल 37% नदियां बची है भारत में जो 1000 किलोमीटर लंबी है। भारत में शेष नदियां मुक्त प्रवाह की अवस्था में नहीं रह गई है। जब बहती नदी प्रदूषित होती है तो उसका प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है
उसके अंदर पनपने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया वो क्षेत्र है जहां प्रजातियों का विलुप्तीकरण के खतरे सबसे ज्यादा है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटों पर जलवायु परिवर्तन के उच्चतम प्रभाव की आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिनका विशेष रूप से पक्षियों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति की जैव विविधता जीवित ग्रह पर जीवन की सत्ता, स्थायित्व और प्रफुल्लता का आधार है। वन्यजीव प्राकृतिक विविधता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि वन्यजीवों की आबादी यूं ही सिमटती रहेगी तो उसके परिवेश यूं ही लुटते उजड़ते रहेंगे और जीव प्रजातियां विलुप्त होती रहेंगी और परिस्थितियों का तख्तापलट हम करते रहेंगे। तो हमें इसको मिल करके सरकार को, मीडिया को, सोसाइटी को, वन्य जीवों को बचाने के लिए हमें ऐसी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, सामाजिक आर्थिक विकास, धारणीय विकास, और कि हम अच्छे विकास पर आगे बढ़ते रहे। तो ये आपका आज का संपादकीय हो गया। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा ट्यूटोरियल्स नहीं है जो हम लोग देखें। आयात वाला पायनियर में भी चीज से ही दिया हुआ है, तो और कोई इसमें है नहीं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लगातार जुटे रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलते रहिए। खासतौर से ऐसे बच्चों को जो हिंदी माध्यम के हैं उनको आप जरूर भेजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।